पर ये सरकारी अफसरान जी पगारों वधंतियों सोचने की जरूरत था। अब डिस्कशन हम करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट में, जिसके साथ मेरे लिए मौजूद है इस वक्त, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में से हैं और मुशीर वजीर आला भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सर, पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो आज स्टेटमेंट्स दी हैं, जो तंबीह की है काबीना को कि सुस्ती खत्म की जाए, परफॉर्मेंस बढ़ाई जाए, पीटीआई पर सिर्फ तनकीद ना की जाए, वो बातें की जाए जो अवाम सुनना भी चाहते हैं, आपकी नजर में क्यों ये जरूरत पड़ी बिलावल भुट्टो साहब को ये बातें कहने की और ये तंबीह करने की काबीना को? सर, हमारी लीडरशिप अवाम के मसाइल पे कितनी फोकस है। तो आप इसको इस तरह भी देखें ना कि बिलावल साहब ने अपने वज़रा को, हम सबको बाउंड किया, एमपीएस को कहा कि मैं आपको परफॉर्मेंस देते देखना चाहता हूं। इससे भाई मतलब आमतौर पर आपने किसी पार्टी लीडरशिप के मुंह से अल्फाज नहीं सुने होंगे इससे पहले। करेक्ट। और ये अल्फाज था कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत खत्म करनी होगी। सर नजमी साहब, ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत खत्म करनी होगी। इससे तो सर ये तासुर भी जाता है कि पिछले 15 साल से यही सियासत हो रही है। इसको लगा दो, उसको लगा दो, हम भी भुगतते हैं ये। आज उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया कि बैलेट पे लगेगा, कोई किसी की सिफारिश पे नहीं लगाओ। क्या इंप्रूवमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं? आप क्या समझते हैं कि अब क्योंकि पहली बार देखा है सर हमने, ये पहले नहीं देखा था कभी ऐसे बिलावल साहब को मीडिया पर आके सबके सामने लाइव दिखाना। लीडर को पाकिस्तान के ये कहते नहीं देखा होगा कभी सर, लाइव टेलीविजन के ऊपर इस तरह बात करते हुए। सर, एक तो इंडोर मीटिंग में कुछ कह दें वो एक अलग बात होती है, वो मीडिया पे हाईलाइट भी हुआ है सारी उनकी तकरीर। तो ये बड़ा करेज जाहिर करती है बिलावल साहब की कि वो इस बात में फोकस है कि हमें आवाम के मसाइल हल करना है, लोगों ने हमें सिंध के मैंडेट दिया है, उसके लिए हमें लोगों के लिए काम करना है। मैं तो बड़ा आज उनकी तकरीर से बहुत खुश हूं एज ए पीपल्स पार्टी के नजरियाती वर्कर के, जो आज उन्होंने तकरीर की है। और आप ये तवक्को कर रहे हैं कि अब कारकर्दगी में नुमाया तब्दीली देखी जाएगी, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हर 6 महीने रिपोर्ट लूंगा मैं। अपनी कारकर्दगी और बेहतर करनी होगी और होगी एट ऑल कॉस्ट। आई एम श्योर। प्रेशर तो बना होगा सर काबीना के ऊपर। सर, प्रेशर नहीं बना होगा सर किस पे? काबीना के ऊपर, वजीर आला के ऊपर। सर बिल्कुल, वो होना पार्टी लीडर है, उनको इख्तियार है कि अगर वो देखते हैं कि हम कहीं सही काम नहीं कर रहे या हमारी डिलीवरी में कमी है तो वो हमको बिल्कुल सर्जिश कर सकते हैं और ये उनका राइट है। सर, आज मैं एक सवाल उठा रहा हूं नजमी साहब, आपके सामने भी रखता हूं, क्योंकि आप इस पाकिस्तान के बड़े एक सीनियर सियासतदानों में से और बड़े सीनियर इंसान भी हैं, बहुत अहम ओहदों पे रहे हैं। सर, मुल्क इस वक्त मुआशी तौर पर बड़ी मुश्किलात का शिकार है, बड़े कर्जे हैं हमारे पास, हम कर्जों पर तकरीबन चल रहा है मुल्क हमारा। ऐसे में सर, जब से मैंने 17 साल की सहाफत की है, बिजनेस से शुरू किया था, बजट्स के ऊपर रिपोर्टिंग करता रहा हूं, मैंने जब से होश संभाला है सर, मैंने कोई ऐसा बजट नहीं देखा जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह ना बढ़ी हो। अब भी हम देख रहे हैं कि 20% का कहा जा रहा है, जो ग्रेड 20-21 के सरकारी मुलाजमीन है उनके अलाउंसेस में इजाफा, डिस्पैरिटी अलाउंस में इजाफा, कन्वेंस अलाउंस में इजाफा, जबकि गाड़ी अलग ली हुई है। और सर, मैंने ये रिपोर्ट भी पढ़ी है कि पाकिस्तान के जो सरकारी मुलाजमीन है वो कौमी खजाने को 8,000 अरब का टीका लगाते हैं, 72 के करीब इनके पास पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, और परफॉर्मेंस तकरीबन ना होने के बराबर है। बिलावल साहब भी कहते थे 18वीं तरमीम में जो वजारतें बंद होनी चाहिए बंद करेंगे, नहीं कर सके। सर, ये सरकारी मुलाजमीन आखिर कितने स्ट्रांग होते हैं कि अगर इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा? सर देखिए, वो आपकी बारी सरकारी मुलाजिम का मतलब फार्मूला बात तो ये है कि उनकी एक फिक्स तनख्वाह है, ठीक है ना, फार्मूला बात है ये। मैं फिर कह रहा हूँ कि उनकी फिक्स तनख्वाह है, तो उनको कोई बिजनेसमैन तो है नहीं कि ज्यादा मेहनत करके ज्यादा बिजनेस बढ़ा लिए, तो उनको आपको तो रिलीफ देना पड़ता है सरकारी मुलाजमीन को, क्योंकि आप अगर इन्फ्लेशन रेट देखें तो उसके हिसाब से आपको उनकी तनख्वाह तो बढ़ानी पड़ती है, मजबूरी है। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे पास एक बहुत खौफनाक फिगर पेंशन का इस वक्त क्रिएट हो रहा है। यस, अगर इसको हम फेडरल गवर्नमेंट को सबको हल करना है, इसका कोई नहीं हल लगाया निकाला तो अगले 15-20 साल बाद हमारी इनकम और पेंशन बराबर हो जाएगी मुल्क की। नजमी साहब, कुछ अदालती कार्रवाई पर भी आपकी मैं राय लेना चाहूंगा। मुझे बताइए, लेट्स टॉक अबाउट तौहीन अदालत केस जो आज हुआ कि मुस्तफा कमाल साहब ने माफी मांगी, अदालत ने मुस्तरद कर दी और फैसल वाडा को मोहलत दे दी कि वो सोच लें और 11 जून तक बता दें कि वो माफी मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं। सर, अगर एक बंदे की माफी मुस्तरद हो रही है तो उसी केस में दूसरा बंदा भी यही सोचेगा ना कि मैं भी माफी क्यों मांगू, फायदा ही नहीं होगा कोई। आपकी नजर में सर क्या इस केस के बाद? वो तो कोर्ट का इख्तियार है कि माफी मांगे माने या ना माने, अगर तौहीन अदालत केस में तो कोर्ट का इख्तियार होता है। फैसल वाडा साहब का अपना स्टैंड है, वो समझते हैं कि मैंने नहीं सही बात कही। मुस्तफा कमाल साहब ने माफी मांग ली। अगर मैं समझता हूं कि अगर किसी आदमी ने कोई बात की है
तो स्टैंड करना चाहिए अपनी बात को, उसको साबित करने की भी मैंने कोई गलत नीयत से नहीं की, ये की। एंड आई अप्रिशिएट फैसल वाडा फॉर दिस, कि उन्होंने अपनी बात पे स्टैंड लिया है। सर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जो अदालती रिपोर्टिंग के ऊपर सर केस की समाअत आज हुई। उसमें सर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान में झूठ बोलने के डॉलर मिलते हैं। सर वैसे मुझे तो अभी तक किसी ने डॉलर ऑफर नहीं किए हैं सर, अब क्या आप समझते हैं ऐसा है वाकई सर? देखिए, मैं उनके रिमार्क्स को बिल्कुल रद्द नहीं कर सकता, मैं सही बात कहूंगा। हम भी सियासत में देखते हुए आ रहे हैं कि बहुत, अब एक माजरत के साथ कह रहा हूँ सारे मीडिया के दोस्तों में, अब हमें भी अंदाजा है कि ये मीडिया एंकर या फला आदमी किस लहजे में बात करेगा। मीडिया आदमी के ऊपर किसी एक की छाप नहीं लगनी चाहिए, ही शुड बी वेरी न्यूट्रल। लेकिन अब पाकिस्तान में सहाफत इतनी न्यूट्रल रह नहीं गई है, ये आप एक्सेप्ट कर लें। बिल्कुल ठीक सर। आपके चैनल जो हैं, एक चैनल किसी पार्टी की साइड ले रहा होता है, एक चैनल दूसरी पार्टी की। आई एग्री विद यू, अच्छा चीज नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आज पीटीआई का मुतालबा ये है कि हमीदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर लाई जाए, उनको दी जाए। यकीनन सर इस बात में भी कोई शक नहीं है नजमी साहब कि 71 में जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ वो नाकाबिले तलाफी नुकसान था। वो उससे बड़ी चोट पाकिस्तान को 76 सालों में नहीं लगी कि पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। लेकिन सर इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद किसी एक शख्स को भी सजा नहीं मिली। और फिर ये भी तारीख बताती है कि सर ये रिपोर्ट जब बनाई गई तो उसको पब्लिक नहीं किया गया, ये पहले लीक होकर इंडिया पहुंच गई थी, इंडियन चैनल्स और प्लेटफॉर्म पे चली थी, और फिर हमारे इदारों ने कुछ हिस्सा उस रिपोर्ट का निकाल दिया और सबके सामने रख दिया, जिसके अंदर बहुत कुछ वाजे हो जाता है। क्या आपको लगता है कि सर पीटीआई का ये मुतालबा दुरुस्त है, ये रिपोर्ट महमूदुर रहमान? सर मैं तो ये कहूंगा एज ए पॉलिटिकल वर्कर के महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ही क्यों, आप ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन बना दें पाकिस्तान में। अब बहुत हो गया, जब से पाकिस्तान बना है बना लें, किसने क्या किया सबको सामने आना चाहिए, बहुत जरूरी है। और सर क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जरूरी है कि पीटीआई मुज़ाकरात के दरवाजे खोले, उनसे बात की जाए, मसला हल किया जाए? पीटीआई को ये समझना होगा कि उनको बीबी की शख्सियत से एक मैसेज लेना चाहिए। जब हम 14 सीट से 17 सीटों पे आ गए थे, बीबी ने तब भी सिस्टम को नहीं डिरेल करने की बात की। बीबी ने कहा ठीक है मैं 17 सीटों के साथ बैठूंगी। इमरान खान साहब ने अपनी सियासी गलतियां की हैं। नेशनल असेंबली में जब तहरीक अदम एतमाद हुई थी, इनको असेंबली छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। एक बेइंतहा मजबूत अपोजिशन के साथ बैठते, पंजाब की गवर्नमेंट नहीं तोड़ते, केपीके की गवर्नमेंट नहीं तोड़ते। वो सियासी गलतियां इनकी थी, उसका इनको नुकसान हुआ। अगर उस वक्त सिस्टम में चल रहते, सिस्टम को तो इमरान खान साहब की एक तो बात क्लियर है, वो कहते हैं मैं वजीर आजम बनूंगा तो उस मुल्क सही है वरना नहीं, और ये हिस्ट्री बताती है। देखिए 2001 के इलेक्शन में इमरान खान ने हिस्सा लिया था और इमरान खान अपनी सीट जीत के आए थे। उस वक्त वो मुशर्रफ के जबरदस्त हामी थे, क्योंकि वो प्रोज्यूम कर रहे थे कि मुशर्रफ मुझे वजीर आजम बनाएगा। मुशर्रफ ने उनको वजीर आजम नहीं बनाया तो उसके बाद उन्होंने मुशर्रफ की बुराइयां शुरू कर दी, वरना रेफरेंडम की हिमायत में पूरे पाकिस्तान में तकरीरें करते फिर रहे थे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए इमरान खान साहब। 2008 में उनको लगा कि अब तो बीबी आ गई है तो मेरा तो कोई चांस नहीं, तो बाइकाट कर दिया। क्यों बाइकाट किया था? 2000 इलेक्शन के बाइकाट की वजह आज तक मैं नहीं बता सके कि 2002 में इलेक्शन लड़ा, 2008 में बाइकाट कर गए। फिर 2013 में उनको नहीं मिली सीटें, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर जो दस्त शफकत रहा, उसके बाद उन्होंने जिस तरह जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की, वो धरना देकर और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर का दौरा मंसूख करवा कर, वो पता नहीं किसकी खिदमत हो रही थी। और उसके असर अब हमें नजर आए जब इनके वजीर आजम बनने के बाद, कि उस वक्त चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को नहीं आने दिया गया, उसके बाद सी पैक को स्लो डाउन कर दिया गया। ये बात भी हकीकत है, जिनको अब इमरान खान साहब का इलाज मेरे पास तो कुछ समझ नहीं आता। वो कहते हैं बात नहीं करूंगा और इदारों को गालियां देंगे, और फिर कहते हैं इदारों से बात करूंगा। अब गॉड नोज वो किस इदारे से बात करना चाहते हैं, जिनको गालियां देते हैं उनसे बात करना चाहते हैं। चले हम तो बुरे लोग हैं, हमसे नहीं करना चाहते, तो फिर वो बात किससे करेंगे? इदारे भी बुरे हैं, वो भी बुरे हैं, फिर किससे बात करेंगे इमरान खान साहब? सर मुल्क की मुआशी पॉलिसी पे एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि बजट भी आने वाला है अब, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर वजीर आजम फौरन से बजट से पहले जो चाइना गए हैं, चीन गए हैं, उसमें यकीनन जो 9-10 अरब डॉलर्स के रोल ओवर्स होने हैं, नए डोनेशंस और कर्जे मांगे जाने हैं। बिल्कुल होगा। देखिए इस वक्त हमें कुछ ना कुछ तो करना है। पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस में है,
इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमको शायद चंद साल लगे इस क्राइसिस से निकलने में, तो प्राइम मिनिस्टर की अगर ये कोशिश है कि कोई रोल ओवर कराकर प्रेशर को कम करें अपनी इकोनॉमी पे, और अगर चाइना हमारा हमेशा से बहुत अच्छा दोस्त रहा है,